हेलो। हाँ गुंजन, आवाज आ रही है आपको? हेलो। ये यस सर। यस गुंजन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सेल्स क्लाउड के बारे में। एंड सेल्स क्लाउड में के अंदर अभी तक हमने डिस्कस किया था लीड असाइनमेंट रूल, लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। करेक्ट कि ये दोनों फीचर कैसे वर्क करते हैं। अभी देखिए, हमारे पास अभी वेबसाइट से लीड्स आ सकती है। सो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से हमारे पास लीड आ रही है, तो ये हमने इंप्लीमेंट किया है। राइट। तो सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास लीड आ रही है अभी। ओके। इसके लिए हमने इंप्लीमेंट किया लीड, वेब टू लीड। देन हमने इस लीड को असाइन किया। राइट, किसी क्यू को असाइन कर सकते हो या यूजर को असाइन कर सकते हो। राइट। एंड जो लीड हमारे पास आई है उस लीड को हमने ऑटोमेटेड ईमेल भी शेयर किया है। करेक्ट। तो ये सब हमने कैसे इंप्लीमेंट किया? सबसे पहले हमने इंप्लीमेंट किया वेब टू लीड। सो वेब टू लीड के थ्रू हमने लीड यहां पर लीड लिया है। देन जो यूजर को या क्यूज को हमने लीड को असाइन किया, सो लीड असाइनमेंट रूल हमने इंप्लीमेंट किया था, लीड असाइनमेंट रूल। एंड देन अब इस लीड को हमने ऑटोमेटेड ईमेल शेयर किया, तो इसके लिए हमने यूज किया था लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। करेक्ट। सो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, सो इंप्लीमेंट किया सभी ने। यस, वर्क कर रहा है लीड असाइनमेंट रूल, लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। बताइए। हेलो। यस गाइस, प्लीज आंसर करिए जल्दी। यस सर, बट थोड़ा डिलेड आ रहा है। मैंने यहाँ जब सेटअप किया था उसके बाद मैंने जो ईमेल एड्रेस डाला था उसमें लगभग 1-1.5 घंटे तक वो आया नहीं, ऑटो नहीं, वो ईमेल जल्दी रिप्लाई। ही आया होगा या कोई प्रॉब्लम होगा। अगर सेटअप हुआ है तो वो आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डिले क्यों हो रहा है। ऐसा कोई रीजन नहीं हो, क्योंकि उसमें आप कोई टाइम नहीं ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही कंडीशन मैच होती है तो वो तुरंत आना चाहिए। एक बार फिर से उसको ट्राई करना, क्योंकि उसमें कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं होती है हमारे पास कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको फायर करें। तो वो तुरंत हाँ। ही फायर हो जाता है। कभी हो सकता है कि कुछ रीजंस की वजह से डिले हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर फायर हुआ है तो फिर इंप्लीमेंट हो चुका है प्रॉपर। हाँ, तो ओके। वो ईमेल आया है। लेकिन ओके, ईमेल नहीं आया है मुझे। तो आपने कुछ गलत किया होगा। सर फायर हुआ है। मैंने हम्म। 4-5 ट्राई किया, लेकिन ईमेल आईडी भी मैंने अभी बदल के देखी, लेकिन ईमेल अब तक आया नहीं। स्पैम में भी नहीं आया है और इनबॉक्स में भी नहीं आया है। आपको उसमें दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट के नीचे एक्टिविटी के अंदर ईमेल दिख रहा है? ये सर दिख रहा है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ सर? नहीं, अभी ठीक है। उसको ट्राई करना, वो आ जाएगा। ठीक है। आपने जो ईमेल वेब टू लीड फॉर्म के लिए ही इसको इंप्लीमेंट करना है। आप अगर मैन्युअली लीड क्रिएट करते हो तो मैन्युअल लीड पे ये फायर नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैन्युअल लीड पे आपका ये वेब टू, आपका जो लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल है ये वर्क नहीं करता है। ये जो हमने ऑटो रिस्पॉन्स रूल इंप्लीमेंट किया है, ये सिर्फ फायर होता है वेब टू लीड के लिए ही। ठीक है, जो लीड वेबसाइट से आती है सिर्फ उन्हीं के लिए फायर होता है। अगर मैन्युअली अगर आपने क्रिएट करके चेक किया होगा तो ये फायर नहीं होता है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए। बाय डिफॉल्ट ये वर्क करता है सिर्फ वेब टू लीड के लिए। ये जो ऑटो रिस्पॉन्स रूल है इसका नाम ही है वेब टू लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। तो ये सिर्फ वेब टू लीड के लिए ही काम करता है। बट हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो सकते हैं कि कोडिंग के थ्रू हम इस सेम ईमेल को हम फोर्सफुली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि ये मैन्युअल क्रिएशन पे भी फायर हो। लेकिन उसके लिए हमें कोड लिखना होता है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ वेब टू लीड के लिए ही वर्क करेगा। ओके। अब इसके अलावा जब आपने इसे इंप्लीमेंट किया, अगेन ये तो इसके बारे में तो क्लियर हुआ पॉइंट, ये ध्यान में रखना है कि मैनुअल लीड अगर कर रहे हो तो इसके लिए फायर ये नहीं होगा। फिर आपने सर मुझे दो डाउट्स हैं, मैं बोलिए। पूछ लूं? हाँ हाँ। बोलिए। सर जो हमने जैसे क्यूज क्रिएट जब किया था ना, हम्म। तो उसमें एक ओमनी चैनल वाला जो ऑप्शन आता है, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन विद ओमनी चैनल राउटिंग, वो किसके लिए होता है? कल ही हमने डिस्कस किया है ना ये चीजें। हमने कहा है कि अगर हमें प्रायोरिटी के बेस पे अगर उसको असाइन करना है, सो हम्म। यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री अगर हमारे पास है, तो किसे असाइन होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? तो जब तक ये क्यूज, सबसे पहले हमारा डेटा जाएगा क्यू के अंदर,
फिर उस क्यू से हमें किसे असाइन करना है ये कॉन्फ़िगर होता है ओमनी चैनल के थ्रू। एंड हमने कहा था कि ये हम सर्विस क्लाउड के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हाँ, राइट, ओके, यस। तो सर्विस क्लाउड में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये क्यू को अगर असाइन हुआ, अब उस क्यू से ये यूजर के पास कैसे जाएगा। अभी आपको ओनर चेंज करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली किसी यूजर को असाइन हो रही है क्या लीड? ये जो लीड हमारी आ रही है, ये किसी यूजर को जा रही है क्या अभी? देखो, नहीं, अब नहीं। जब तक है ये, इसका ओनर यही दिखाई देगा हमें, ये कभी चेंज ही नहीं होने वाला। तो ये असाइन हो सकता है ओमनी चैनल के थ्रू। अभी अगर अब इसको चेंज करना, आपको मैन्युअली करना पड़ रहा है, यहां से आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मैन्युअल वर्क हम नहीं करते। ये ऑटोमेशन के थ्रू होना चाहिए। जिसके पास भी वर्कलोड कम होगा हम उसको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। सो क्यू से डायरेक्टली आप यूजर को असाइन कर सकते हो, किसके थ्रू? ओमनी चैनल के थ्रू। क्लियर है? सर्विस क्लाउड के अंदर हम इसको या इंप्लीमेंट करेंगे। और बताइए। सर सर, मुझे हो सकता है। ओके, कंटिन्यू। हाँ बोलिए। सर मुझे ये एरर दिख रहा है, मेल पे आया है। हम्म इसका क्या रीजन हो सकता है सर? ये एरर का मतलब ऐसा क्यों आता है? कौन सा एरर? आप देखो, अगर सही से इंप्लीमेंट करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। पर अगर आपने उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, प्लीज ट्राई करते रहिए ना, ऐसे छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए इतने एरर्स आ रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल पार्ट ही नहीं है। कोडिंग में कैसे करोगे देन? कहाँ पे है एरर? हेलो सर, मेल पर आया है एरर, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? ये क्या है यहाँ पर बता तो रहा है यहाँ पे, रीजन यूज वन ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी है, सेम ईमेल एड्रेस से आपने यहाँ पर लीड क्रिएट किया, इसीलिए नहीं क्रिएट हुआ। उसमें दिखा तो है रीजन। सर पर इस पे मेल आया नहीं है, मैंने मतलब पहले भी जब भेजा तो मेल नहीं आया, कल रात को भी किया ना तो नहीं, नहीं। ये क्या बोल रहा है कि आपका लीड क्रिएट ही नहीं हुआ है ना। आपका लीड क्रिएट ही नहीं हुआ है। सर पर वहां दिख रहा है सर, लीड क्रिएट किया हुआ। देखो, जब आप ये लीड क्रिएट कर रहे हो, लीड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डुप्लीकेट रूल क्रिएट होता है। जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ये आपको ऐसा एक मैसेज देता है। देखो, जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड है, एंड अगर मैं इसको क्लोन करता हूं, तो जब भी मैं सेम ईमेल से फिर से कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, यहां पर ऑलरेडी एक ईमेल है, मैं इसको सेव कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये देखो, यहां पर ऐसे एक मैसेज आता है मुझे। क्या बोल रहा है ये? कि हमारे पास ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है सेम ईमेल से। तो ये क्या करता है, ईमेल को चेक करता है। सेम ईमेल से अगर आपने फिर से रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो वो सिस्टम के लिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड हुआ है, और आपने सेम चीज वहां पर फॉलो किया है, इसलिए वहां पर आपको ऑप्शन भी आया कि आप ये रिकॉर्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आप इसको क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है कर सकते हो, ये वार्निंग दे रहा है। बट जब आपने वेब टू लीड फॉर्म क्रिएट किया, तो वो बोल रहा है कि ये रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। सिंपल है। यहां पर ये वार्निंग को आप इग्नोर करके फिर से सेव कर सकते हो मैन्युअल क्रिएशन पे। लेकिन जब आप किसी ऑटोमेशन के थ्रू उसको कर रहे हो, तब ये अलाउ नहीं करता है। तो आपके पास जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, दूसरी ईमेल एड्रेस से क्रिएट करो, ठीक है। वहां पर दिया है उसको, अगर आपका चेक किया होता तो आपको समझ में आता कि आपको दूसरे ईमेल से रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। लीड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी होती है, क्योंकि हमारे लीड के अंदर एक ही रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स ना आए, मतलब एक ही ईमेल से एक ही यूजर 10 बार अगर रिस्पॉन्स करेगा, तो वो 10 बार करेगा तो भी कोई एडवांटेज है क्या? सेम ईमेल के लिए 10 रिकॉर्ड क्रिएट करके कोई फायदा है क्या हमारा? नहीं। रिकॉर्ड तो वो एक ही है, लीड तो वो एक ही है, इसीलिए ऐसी लीड्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते, सिंपल। ठीक है। अब ओके दूसरे ईमेल से ट्राई करना, वो हो जाएगा। ओके। ओके किया है, देखते सर लेट आता होगा email। हाँ, यस, ईमेल तो आपको आएगा अगर आपने किया है तो, क्योंकि उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज ही नहीं है। लीड असाइन, आपका लीड, अगर आपका जो ऑटो रिस्पॉन्स रूल है वो एक्टिव है, कंडीशन प्रॉपरली ऐड किया है, उस दूसरा कोई रीजन ही नहीं हो सकता, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ज्यादा कुछ ज्यादा क्लिक्स भी नहीं थे, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर वो फायर नहीं हो रहा है। तो एक तो कंडीशन मैच नहीं हुई होगी, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, तो लीड, वो जो असाइनमेंट रूल है, ऑटो रिस्पॉन्स रूल है, वो दोनों फायर होंगे। हो सकता है कि आपका जो रूल है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, ये एक रीजन होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंडीशन मैच नहीं हुआ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। रूल एक्टिव है, कंडीशन मैच हो रही है, तो वो फायर होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन थे ही नहीं। कोई और सेटिंग्स थी क्या उसमें? नहीं, इतनी ही सेटिंग्स थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है अभी आप लोग? ओके सर। यस। अब यस। इसके बाद
आपने इस लीड को असाइन किया, ठीक है। अब ये असाइन किसको जाएगा, किसी क्यू को, ठीक है। ये आपने क्यू को असाइन किया। अब क्यू से जैसे हमने कहा कि ओमनी चैनल के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप इसको किसे करोगे, असाइन यूजर्स को। अब उस क्यू के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनको ये लीड असाइन हो रही है। अब बाय डिफॉल्ट हमने यहां पर कोई भी ओमनी चैनल का यूज नहीं किया, तो अब ये असाइन होगी क्या, अब ये किसी यूजर को जाएगा क्या, विदाउट ओमनी चैनल किसी यूजर के पास से नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैन्युअली इसको किसी यूजर को असाइन करना पड़ेगा। लेकिन बाद में हम इसमें चेंजेस करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट कैसी होती है, देखो हर बिजनेस में, अब जैसे ही क्यू से किसी लीड को आपने यूजर वन को असाइन किया, यूजर वन है मतलब कि राज, अब राज को ये लीड असाइन हुआ। अब बिजनेस प्रोसेस क्या कहता है, राज को लीड असाइन होने के बाद बिजनेस प्रोसेस क्या कहता है। अब यहां पर आपको क्या चाहिए होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि राज ने इस ईमेल को कांटेक्ट करना है, मतलब कॉल करना है, बाद में फॉलोअप के लिए ईमेल करना है, ठीक है, उसका फॉलोअप लेना है, देन जितने भी प्रोसेस है वो सब यहां पर वो कंप्लीट करेगा। फिर लास्ट मोमेंट पे एक तो ये लीड कन्वर्ट होगी या कन्वर्ट नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये प्रोडक्ट बाय करेगा या बाय नहीं करेगा। अगर बाय कर रहा है तो हम इस लीड को कन्वर्ट करेंगे, बाय नहीं कर रहा है तो हम इस लीड को कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वो डेटा आपकी लीड ऑब्जेक्ट में ही रहेगा। तो ये अब हमें इंप्लीमेंट करना है यहां पर प्रॉपरली। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, ये तो हो गया लीड के लिए आपने जो काम करना है। ये बिजनेस प्रोसेस आपको इंडस्ट्री के अंदर बताएगी जाएगी, क्योंकि हर बिजनेस प्रोसेस की ये सेल्स प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट या बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अभी कॉमन रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि लीड जैसे असाइन होगा तो उस यूजर को कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करना होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा। अब ये एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, हर बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट होंगी और वो उसी तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है। अगेन उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जैसे ये लीड किसी यूजर को असाइन हो रही है तो उस यूजर को भी एक रिमाइंडर जाना चाहिए, एक अपडेट जाना चाहिए उसको भी ईमेल के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू कि आपको एक लीड असाइन हुई है और आप उस पर प्लीज काम स्टार्ट करिए, ऐसा उनको भी ईमेल जाना चाहिए। ऐसी प्रोसेसेस होती है। तो जैसे जैसे बिजनेसेस में आपको रिक्वायरमेंट आएगी सभी का यूज करना होता है। तो इस सेल्स क्लाउड को ही यूज करने के लिए आपने जितना सीखा है सेल्स के अंदर सब कुछ, वैलिडेशन की जरूरत पड़ सकती है, यूआई की जरूरत पड़ सकती है, देन आपको डेटा मॉडलिंग की, राइट, उसमें ऑटोमेशन टूल्स की, देन ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो आपको इंप्लीमेंट करना ही है। कहीं पे ट्रिगर भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कोड भी। तो जैसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमें वैसे इंप्लीमेंट करना है। अभी जो हम डिस्कस करें वो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स है जो आपको इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। अभी देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि लीड जैसे ही असाइन होगा किसी यूजर को हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है। सो कैसे परफॉर्म करेंगे, सो देखो जैसे अभी हम डिटेल्स पे आए, अब डिटेल्स में से ओमनी चैनल के थ्रू यहां पर ये जो लीड है वो किसी को असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो ये लीड केस ऑफ एजुकेशन को असाइन हो गया, केस ऑफ एजुकेशन को असाइन हो गया, तो इसके बाद क्या, अभी केस ऑफ एजुकेशन कैसे लीड पे काम स्टार्ट करेगा, तो उसको क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो हम यहां पर उसको असाइन करके रख सकते हैं। मतलब आपसे अगर इस यूजर ने काम नहीं किया लीड पे तो भी वो उसे हाइड नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता आपसे कि यस मैंने कॉल किया था, मैंने ये सारी चीजें फॉलो किया था, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो सभी डेटा आपके सिस्टम के अंदर होता है। अगर उसने वो सारी चीजें फॉलो किया है तो वो डेटा यहां पर अवेलेबल होगा। और यही एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है सीआरएम, राइट, क्योंकि सब कुछ डेटा आपका इसी एक सिस्टम के अंदर है, सब कुछ, तो कुछ भी हाइड नहीं हो सकता है सीआरएम से। तो हमने क्या करना है कि ये सभी टास्क जो उसको परफॉर्म करना है उसको पहले ही असाइन करेंगे। तो क्या क्या टास्क उसको चाहिए, तो देखो न्यू टास्क, यहां से आप ये टास्क क्रिएट करोगे। अभी आप जो क्रिएट कर रहे हो ये मैन्युअल है, अभी यहां से हमने एक न्यू टास्क पे क्लिक किया, यहां से आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये मैन्युअल वर्क है। बाद में ये सब काम हम ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमें कॉल करना है, सो कॉल ड्यू डेट, कब उसने कॉल करना चाहिए, आज अगर लीड क्रिएट हुई है तो एक दिन के बाद। तो यहां पर क्या करेंगे, ड्यू डेट हम अभी के लिए तो यहां पर ऐसे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ड्यू डेट हमने प्रोवाइड किया।
ये सब हम ऑटोमेशन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं प्रॉपरली। रिलेटेड टू नहीं चाहिए, असाइन टू। किसको असाइन हो रहा है? जो उसका ओनर है। केस ऑफ एजुकेशन, इसे असाइन करना है। स्टेटस क्या है? नॉट स्टार्टेड। तो ये अपने हिसाब से फिर उसको ऐड करेगा कि उसका स्टेटस क्या है, देन सेव। तो उसको एक आपने टास्क असाइन किया है। जब वो एक्टिविटी पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि उसको क्या क्या चीजें परफॉर्म करना है। और जैसे ही वो अपनी टास्क को कंप्लीट करता है, वो उस चेकबॉक्स को क्लिक करके उसको कंप्लीट मार्क कर सकता है। जैसे मैं अगेन न्यू टास्क दे रहा हूं। अब उसको अगेन एक टास्क है कि फॉलोअप के लिए ईमेल करना है। सो ड्यू डेट अगेन नेक्स्ट डे उसको फॉलोअप के लिए ईमेल रखना है एंड सेव। तो ऐसे टास्क आप उसको असाइन कर रहे हो, ठीक है, कि क्या क्या उसको कंप्लीट करना है। उसका ड्यू डेट भी उसके सामने है। तो आप यहां पर उसको ये असाइन कर सकते हो। लेकिन अब ये मैन्युअली हो रहा है कि जैसे लीड असाइन हुआ और आप उसको मैन्युअली आके क्रिएट कर रहे हो। बट आप खुद सोचो कि आपके एक दिन में कितनी सारी लीड्स आ रही है, कितने सारे यूजर्स को ये असाइन हो रहा है। तो आप यहां पर आके मैन्युअली ये काम कर पाएंगे क्या? मैन्युअली आके आप ये काम कर सकते हो क्या? नहीं। ये सब ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हम ऑटोमेशन टूल्स को ही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और ये सेम काम आपका ऑटोमेशन के थ्रू होगा। मतलब लीड आ रही है, वो असाइन भी हो रही है, उस यूजर को अपडेट भी जा रहा है कि आपको एक लीड असाइन हुई है, उसको टास्क भी असाइन हुई कि उसको क्या क्या करना है, सब कुछ। राइट। सो देखो, अब जैसे जैसे ये क्या करेगा, अब उस काम को कंप्लीट करता जाएगा। इसको ये मार्क कर सकता है। जैसे मार्क किया मतलब ये काम उसका कंप्लीट हो चुका है। अब उसने कॉल कर लिया, ठीक है, उसने कॉल किया, लेकिन क्या बातचीत हुई, क्या क्या उसने बात किया, वो उसको लॉग करके रख सकता है। अब ये काम इसका है, ये उसको मैन्युअली ही करना पड़ेगा, कॉल को लॉग करना है। जैसे होता है ना, हमारे पास जो लीड पे हमने बात किया, अब उस लीड लीड ने आपको कहा कि आप एक दिन में कॉल करो या दूसरे दिन आप उसको कॉल करो, या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, तो जो भी बातचीत हो रही है वो हम कहीं ना कहीं पे लॉग करके रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि इस लीड से हमारी क्या बातचीत हुई है। तो वो आप यहां पर लॉग करके रख सकते हो। राइट। सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, क्या बातचीत हुई, क्योंकि इसको ये दूसरों को भी दिखाना पड़ेगा। जो आपकी टीम लीड है, जो आपके मैनेजर होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या क्या अपडेट्स है, किससे क्या बात हुई, सब कुछ। तो ये सभी डेटा आपका इसी में होता है। तो आप यहां पर प्रोवाइड करोगे। सो मीटिंग एट 7:30। तो उसने कहा कि 7:30 को मीटिंग करेंगे, हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप 7:30 को बताओ, या कॉल एट 7:30, जो भी होगा। तो आप ऐसे लॉग करके रख सकते हैं। ये काम कौन कर रहा है? ये सेल्स एग्जीक्यूटिव कर रहा है, ये खुद के लिए कर रहा है। ये कॉल को लॉग करेगा वो खुद के लिए। राइट। तो देखिए, इसके बाद न्यू इवेंट। अब जैसे उन्होंने कहा कि मीटिंग रखते हैं, तो वो उसका इवेंट यहां पर शेड्यूल कर सकता है। राइट। वो अपने लिए इवेंट शेड्यूल करेगा। सो मीटिंग, ठीक है, वो मीटिंग शेड्यूल करेगा यहां से। अगेन कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, ये सभी डेटा देगा। ऑल डे इवेंट है क्या? नहीं। एंड देन लोकेशन भी वो प्रोवाइड कर सकता है। एंड सिंपली ये करेगा इसको सेव। मतलब जो जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, बाय डिफॉल्ट आपने तो उसको असाइन कर ही दिया था, लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए उस लीड पे अगेन उसको क्या एक्टिविटी खुद परफॉर्म करना पड़ रहा है, वो सब डेटा यहां पे है। क्योंकि उसको भी तो अपना काम दिखाना है कि उसने क्या क्या काम किया। तो वो सब यहां पर लॉग करके रख सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। अब सपोज करो कि उस लीड ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो ईमेल करना चाहेगा। लेकिन ईमेल करने के लिए अभी आपको जीमेल पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से है। ईमेल पे क्लिक करो, तो लीड पे जो ईमेल एड्रेस होता है ना हमारा, ये इसी को ये ईमेल शेयर करता है, देखो। और जो फ्रॉम एड्रेस है वो हमारा जो करंट लॉग्ड इन यूजर है वो। आप इसने मल्टीपल है तो इसको चेंज कर सकते हो। अभी के लिए हमारे पास एक ही ईमेल है तो एक ही ऑप्शन आ रहा है। बट हमारे पास मल्टीपल ये ईमेल हो सकते हैं। टू किसको सेंड कर रहे हो? जो आपका ईमेल एड्रेस है, आपकी लीड का ईमेल, उस फील्ड को जाएगा। और यहां से आप जो भी डेटा प्रोवाइड करोगे, वो ईमेल यहां से उसको जाता है। सो देखो, आपको कहीं पर भी आपको जीमेल यूज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेल्सफोर्स से ही पॉसिबल है। तो आपको एक ईमेल अभी रिसीव हो जाएगा। इतनी सारी फंक्शनैलिटीज सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है। क्लियर है क्या यहां तक? अब इस तरीके से वो सभी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, सब कुछ उसने परफॉर्म कर लिया जो भी उसने इंप्लीमेंट किया था। राइट। अब इसके बाद यहां पर देखो, चैटर का एक ऑप्शन होता है हमारे पास। चैटर का मतलब होता है, जैसे कि यहां पर एक्टिविटी भी दिख रही है, देखो क्या क्या चीजें हुई है वो यहां पर एक्टिविटी के अंदर आता है। रिसेंट एक्टिविटी में ये बाय डिफॉल्ट भी लॉग होता है। लेकिन अगर सपोज करो कि इस लीड के लिए आपको कुछ चैटिंग करना है, राइट, कुछ इंफॉर्मेशन आपको उसके लिए रखना है, तो आप यहां पर चैट कर सकते हो।
इंटरनली जो हमारे यूजर्स होते हैं, आपकी टीम में सपोज करें 10 लोग हैं, तो अगर आपको किसी को यहाँ पर टैग करना है, उसको अपडेट करना है, तो वो आप कर सकते हो, कुछ पोस्ट यहाँ पर कर सकते हो उस लीड के रिलेटेड। तो ये जो डेटा है, ये जो चैटर है, ये सिर्फ इसी लीड के रिलेटेड हो रहा है। जितना भी यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा वो इस लीड के रिलेटेड होगा। और ये कम्युनिकेशन कौन करेगा यहाँ पर? जो आपकी इंटरनल टीम है वो। आप किसी को टैग कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई यूजर है, सो @केस ऑफ, ऐसे यूजर्स को व्हाट्सएप पे जैसे हम टैग करते हैं ना मैसेजेस, और उसको बोलते हैं कि प्लीज यहाँ पर आप कुछ ध्यान दो कि इसमें ये रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है किसमें? चैटर में। अब ये चैटर आपके पास दो ऑप्शन है। ये जो चैटर है ये किसी लीड के रिलेटेड है, और एक यूनिवर्सल भी हमारे पास आता है। अगर आप यहां पर चेक करो, एक चैटर का ऑप्शन है। ये जो चैटर का ऑप्शन है ये पूरे ऑर्ग के लिए होता है। ठीक है, पूरे ऑर्ग के लिए यहां पर आप ग्रुप्स वगैरह बना सकते हो, तो यहां पर भी सेम ही काम होता है। तो अगर हमारे पास ग्रुप्स है, हमें इंटरनल कम्युनिकेशन करना है, तो यहां पर सभी यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इस चैटर में। लेकिन लीड के लिए, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए यहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। तो ये सब ऑप्शन यहां पर है आपके पास। अब देखो, लीड अपना काम कर रहा है, मतलब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम कर रहा है, उसने सभी एक्टिविटी कंप्लीट किया, सभी एक्टिविटीज। अब कम्युनिकेशन हुआ, उसने कोटेशन शेयर किया, सब कुछ हो गया। अब बाद में अब क्या होगा? जैसे जैसे वो अपना काम स्टार्ट करेगा, वो अपने स्टेटस को अपडेट करता जाएगा। पहला स्टेटस क्या था? बाय डिफॉल्ट ओपन नॉट कॉन्टैक्ट, यस। लेकिन जब वो कांटेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो उस स्टेटस को मार्क कर सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऑप्शन दे रहे हो कि वो खुद अपने स्टेटस को मार्क करेगा वर्किंग कॉन्टेक्टेड, या फिर आप खुद इसको ऑप्शन दे रहे हो। जब ये ईमेल यहां से शेयर हो जाएगा, यहां पर ये कॉल लॉग हो जाएगा, उसके बाद अगर आप इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते तो ये भी, मतलब आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को इसका कंट्रोल नहीं दे रहे हो कि वो खुद अपने हिसाब से उसको मार्क कर रहा है। तो ये स्टेटस भी आप ऑटोमेशन के थ्रू भी मार्क कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कौन कैसी रिक्वायरमेंट आपको दे रहा है। अब किसी बिजनेस को ट्रस्ट नहीं होगा सेल्स एग्जीक्यूटिव पे कि उसने बिना काम स्टार्ट किए अपने स्टेटस को बस चेंज कर लिया वर्किंग कॉन्टेक्टेड। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है बिजनेसेस के लिए। तो ये भी ऑप्शन अगर आप उसको नहीं देना चाहते हो, तो जैसे ही यहां से ईमेल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद ये आप उसको चेंज कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन ईमेल, क्योंकि ईमेल भी एक रिकॉर्ड है, जैसे ही सेल्सफोर्स में से लीड जाएगा बाहर, और जिस लीड के लिए जा रहा है उसका स्टेटस आप चेंज कर सकते हो वर्किंग कॉन्टैक्टेड। ठीक है। इसके बाद अब जब ये सभी प्रोसेस हो गया, अब वो लीड, एक तो एक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इस लीड से बात करने के बाद उसको पता चलेगा कि ये कन्वर्ट हो रहा है या नॉट कन्वर्टेड है। ठीक है। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है। सो क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड, अब उसको पता चला क्या कि ठीक है ये लीड फेक है, उसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो वो सिंपली क्या करेगा? क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड। या फिर उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि ठीक है उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट लिया हुआ है कहीं से, अब उनको नीड नहीं है, तो ऐसा डेटा हमारे कोई काम का नहीं है, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे? क्लोज्ड नॉट कन्वर्टेड, और उसको मार्क कर लेंगे अब वो नॉट कन्वर्टेड है, और यहां पर लीड का काम खत्म हो गया। अब सेल्स प्रोसेस अब इससे आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि लीड यहां पर क्लोज हो चुकी है। ठीक है। लेकिन अगर ये कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, मतलब प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है, तो वो सीधा किसको करेंगे? कन्वर्टेड। जैसे ही कन्वर्टेड पे क्लिक करते हैं, तो ये आती है हमारे पास लीड कन्वर्जन प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं? लीड कन्वर्जन प्रोसेस। अब इस लीड कन्वर्जन प्रोसेस में होता क्या है? देखो, यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है। जब आप इस लीड को कन्वर्ट करते हो तो लीड तीन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो रहा है: अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। जब भी आप लीड को कन्वर्ट करेंगे, लीड तीन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो रहा है: अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब जब आप इस लीड को क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि क्या आप इस लीड के लिए एक न्यू अकाउंट बना रहे हो, या आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है। न्यू अकाउंट को सिलेक्ट करो, मतलब नया अकाउंट क्रिएट करेगा, या फिर ये जो लीड आ रही है आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट से आ रही है, तो आप उसी को मैप कर सकते हो एग्जिस्टिंग अकाउंट को ही, तो दूसरा क्रिएट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, ये फ्रेश लीड है आपके पास, तो आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। अब देखो, यहां पर ध्यान से देखो, तीन रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं: अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। जो लीड का ओनर था, जो लीड का ओनर था वही ओनर होता है इन तीनों ऑब्जेक्ट का। तीनों रिकॉर्ड का ओनर कौन रहेगा? सेम, जो उस लीड का ओनर था। अब सिंपली आप क्या करोगे? कन्वर्ट। सो जैसे ही कन्वर्ट पे क्लिक किया, अब देखो
तो ये जो डेटा है ये आपका तीनों ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो रहा है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। देखो, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो तीन ऑब्जेक्ट में डेटा जा रहा है, लेकिन तीनों ऑब्जेक्ट में डेटा कहां से आ रहा है? लीड ऑब्जेक्ट से। एक ही ऑब्जेक्ट से तीन ऑब्जेक्ट में डेटा बन रहा है, तो उसी ऑब्जेक्ट की फील्ड्स यूज हो रही है, अकाउंट के लिए भी, कॉन्टैक्ट के लिए भी और अपॉर्चुनिटी के लिए भी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये याद करना है कि कौन सी फील्ड अकाउंट पे जा रही है, कौन सी फील्ड कॉन्टैक्ट पे जा रही है और कौन सी फील्ड अपॉर्चुनिटी पे जा रही है। तो देखो, जो कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन था वो अकाउंट पे जा रहा है, फोन नंबर का डेटा, अकाउंट ओनर, अकाउंट साइट, वेबसाइट, टाइप किस टाइप का ये था। और जो क्रिएट हो रहा है अकाउंट, वो उसके बिजनेस के नाम से है, राइट, उसके कंपनी नाम से यहां पर अकाउंट क्रिएट हो रहा है। कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है लीड के नाम से, उसके नाम के, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है, तो जो लीड है वो एक्चुअल में आपका कॉन्टैक्ट है, जो कंपनी नेम था वो आपका अकाउंट हो गया, और जिस नाम से रिकॉर्ड बना था वो आपका कॉन्टैक्ट। तो जो नाम था यहां पर आ गया। अब इसमें आता है ईमेल एड्रेस, क्योंकि कॉन्टैक्ट रिलेटेड डेटा है, तो कॉन्टैक्ट रिलेटेड जितनी फील्ड्स थी वो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे पॉपुलेट होती है। अपॉर्चुनिटी अगेन क्रिएट होती है आपके बिजनेस के नाम से, क्योंकि ये मेन डील होती है, ठीक है, ये मेन हमारी डील है, इसलिए यहां पर ये डेटा क्रिएट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, तीनों ऑब्जेक्ट में डेटा जा रहा है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। क्या क्या फील्ड्स ऑटोमेटिकली मैप हो रही है ये ध्यान में रखना है। ये आप ट्राई करना, क्या अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास कोई और फील्ड है, वो भी मैं अगर मैप कर सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है? तो इसको सर्च करना, इसका सॉल्यूशन मुझे आप बताना कि मेरे पास ये तो फील्ड ठीक है बाय डिफॉल्ट जा रही है, लेकिन मुझे कोई और एक फील्ड है जो लीड ऑब्जेक्ट पे है और वो मुझे अकाउंट पर मैप करनी है जैसे लीड कन्वर्ट होगी, क्या ये पॉसिबल है? तो ट्राई करना। ठीक है, स्टैंडर्ड फील्ड और कस्टम फील्ड, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फील्ड होती है, लेकिन अगर मैंने कोई कस्टम फील्ड बनाई है, अकाउंट पे भी है, लीड ऑब्जेक्ट पे भी है, कॉन्टेक्ट पे भी है, और वो फील्ड मुझे मैप करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये आपको मुझे कल बताना है, ठीक है। देन गो टू लीड्स। अब एक ऑब्जेक्ट से तीन ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड बना, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड आपने कन्वर्ट किया, अब वो आपके लिए आपकी लीड नहीं है। देखो, ये दूसरा रिकॉर्ड था, ये वो रिकॉर्ड नहीं है जो हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो जो आपने कन्वर्ट किया लीड रिकॉर्ड को, अब वो डेटा आपको लीड ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। जो डेटा आपने कन्वर्ट किया है वो डेटा अब आपको लीड ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटा कन्वर्ट हो चुका है अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो वो डेटा आपको उसी ऑब्जेक्ट में मिलेगा। और ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड है, आप सभी को पता है इसका रिलेशनशिप, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्कीमा बिल्डर पे, सभी ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। सो बताइए, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी में क्या क्या रिलेशनशिप है, बताइए। अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, क्या रिलेशनशिप है इनके अंदर? अब ये मैंने बताया भी था, प्लस आपको बोला भी था कि उसको चेक करना एक बार, क्या रिलेशनशिप है। कुछ नहीं पता। अकाउंट हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो कॉन्टैक्ट बनता है अकाउंट का चाइल्ड बनेगा, एंड अगेन जो अपॉर्चुनिटी है वो भी अकाउंट का चाइल्ड बनता है। सो अकाउंट हमारा पेरेंट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, अकाउंट ऑब्जेक्ट की चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स है, राइट। सो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके रिलेटेड में आपको दोनों का डेटा मिलेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट का भी डेटा मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी का भी डेटा मिल रहा है। और ये सेम डेटा, जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह आपने परफॉर्म किया था, वो सेम डेटा यहां पे भी आपको मिलता है, क्योंकि ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, अभी तक क्या क्या बातचीत हुआ है, कैसे उसको फॉलो किया गया है। क्योंकि बार बार आप कस्टमर से वो इंफॉर्मेशन नहीं पूछोगे जो आपने ऑलरेडी कस्टमर से लिया है, राइट। सभी डेटा हमारे पास होना चाहिए कि अभी तक क्या बातचीत हुआ है, कस्टमर्स किस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, सब कुछ, ठीक है। सो देन अब इसके बाद क्या करेंगे, अकाउंट का, आपको पता है अकाउंट मतलब हमारा बिजनेस, जो हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन होगी। कॉन्टैक्ट मतलब उसका कॉन्टैक्ट डेटा, तो ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, राइट। और मेन अभी आता है हमारा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो अभी बिजनेस प्रोसेस है वो हमारे अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। अब हम आ गए अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो ये इसका पेरेंट कौन है? अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर ये सभी डेटा आपको यहां पर भी मिलेगा, जितना भी डेटा था वो सब यहां पर आपको मिल रहा है। अब देखो, सो डिटेल्स में आ गए। यहां पर जितनी फील्ड्स आपकी आई थी आपके लीड ऑब्जेक्ट से, वो सभी फील्ड्स यहां पर आपको मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी इस ऑब्जेक्ट में भी कई सारी फील्ड्स हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जब आप ये डेटा क्रिएट कर रहे हो, इस डेटा को क्रिएट करने के लिए आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखो,
इस अपॉर्चुनिटी में भी कितने सारे स्टेजेस है। अपॉर्चुनिटी मतलब आपकी डील, और डील ऐसे ही क्रैक नहीं होती है, उसके लिए भी कई सारे स्टेप्स है। तो जो इंटरेस्टेड था आपने इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बना लिया, जो भी फॉलोअप लिया आपने लीड से सब कुछ हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया कि अब इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट कर लिया। अब ये अपॉर्चुनिटी एक तो क्लोज मतलब लॉस्ट होगा या आप वॉन करोगे, दो ही ऑप्शन है। एक तो अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर दोगे या वॉन करोगे, राइट। अब ये प्रोसेस पूरा हमें फॉलो करना है, तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस है, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, नीड्स एनालिसिस, वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट, डिसीजन मेकर्स, परसेप्शन एनालिसिस, प्रपोजल, निगोशिएशन, कोटेशन, ये सब कुछ, राइट। सबसे लास्ट में निगोशिएशन होगा। अब निगोशिएशन के बाद ये डिसाइड होगा एक तो वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब ये जो डील हो रही है, ये डील किसके लिए होती है, किसी प्रोडक्ट के लिए डील होती है, यस और नो। बट आपने अभी तक इस अपॉर्चुनिटी में प्रोडक्ट ऐड किया क्या, आपने अभी तक इसमें प्रोडक्ट ऐड किया क्या, ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए आ रही है, ऐड किया क्या, नहीं। अब वो डेटा अब आपको यहां पर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अब देखो, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होता है प्रोडक्ट, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया है, प्लस आपको स्कीमा बिल्डर पे लेने के लिए भी कहा है। ये सभी ऑब्जेक्ट्स बहुत रिलेटेड है। जब तक आपको इसका रेफरेंस नहीं पता चलेगा, इसका रिलेशनशिप क्या है, तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो टास्क आपको दे रहा हूं, उसको समझो कि क्यों ये प्रोवाइड किया जा रहा है। बस उसका स्क्रीनशॉट निकालना उसका एडवांटेज नहीं है, ठीक है। और आपने तो शेयर भी नहीं किया था, बट उसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए हमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ रिलेटेड है। जब मैंने ओवरव्यू दिया था सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तब मैंने आपको इंफॉर्मेशन भी दिया था इसके लिए कि ये कैसे वर्क करता है, बट फिर भी आपको इसके बारे में आइडिया लेना है, ठीक है। और उसको लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था स्कीमा बिल्डर से। सो अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट रिलेट करता है प्रोडक्ट से, और इन दोनों को असाइन करने के लिए भी और एक ऑब्जेक्ट था जो मैंने आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट, राइट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों के लिए। सो अपॉर्चुनिटी एक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है। सो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है आप देख लो। सो ऐप लॉन्चर, अब यहां से आप सर्च करो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, सो प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ डमी डेटा दिया गया है, तो यहां पर भी आपको वो डमी डेटा मिलेगा, राइट। तो जैसे अगर आप इसको ओपन करते हो, सो ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहां पर भी कुछ डमी डेटा अवेलेबल है। आप चाहो तो ये सेम डेटा का यूज करो, या आप दूसरा डेटा दूसरा प्रोडक्ट्स बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखो, सो न्यू, मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहां पर ऐड करता हूं, तो मैं ऐड करता हूं यहां पर लैपटॉप, ठीक है, सो लैपटॉप, और इसको एक्टिव करेंगे तभी जाके ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। प्रोडक्ट कोड चाहिए आप दे सकते हो, प्रोडक्ट फैमिली क्या है, एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहां पर इसका प्राइसिंग के लिए कोई फील्ड दिख रही है क्या आपको, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये फील्ड दिख रही है क्या हमें, नो। नो। नो, करेक्ट, क्योंकि प्राइसिंग कहां पर मेंशन हो रही है, प्राइस बुक। प्राइस प्राइस बुक। बुक। तो एक अदर ऑब्जेक्ट है प्राइस बुक, क्या नीड है प्राइस बुक की, क्योंकि प्राइसिंग तो मैं यहां पर भी दे सकता था, बट क्यों ऐसा ऑप्शन रखा कि इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कहीं और दिया जाए। देखो, आप खुद सोचो कि कहीं पर भी एक प्रोडक्ट एक ही प्राइस में सेल नहीं किया जाता, एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइजेस में सेल किया जाता है, यस और नो, हर जगह पे। यस। अब आप इसको सिंपल से समझो कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, उस रेस्टोरेंट में ऐसे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। अब उस सेक्शन में क्या है, उसका मेन्यू कार्ड तो एक ही है, उसका किचन भी एक ही है, सेम किचन है, सेम उसके पास सेम ही प्रोडक्ट बन रहे हैं सभी में, राइट। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए उसने डिफरेंट मेन्यू कार्ड दिया है। प्रोडक्ट्स उसके पास एक ही है, आप पूरे इसमें जाओगे कहीं पर भी बैठोगे सेम ही खाना मिलने वाला है, लेकिन प्राइसिंग डिफरेंट है। तो यहां पर मेन्यू कार्ड डिफरेंट मिल रहा है, यहां पर मेन्यू कार्ड डिफरेंट है, इसका मेन्यू कार्ड डिफरेंट है, और इसका डिफरेंस क्या है, सिर्फ प्राइसिंग का, सिर्फ प्राइसिंग, कि किस सेक्शन में आप बैठे हुए हो। तो ये कैसे उसने चेंज किया कि एक ही प्रोडक्ट को वो मल्टीपल प्राइसेस में कैसे सेल कर रहा है, सिर्फ इस प्राइस बुक के थ्रू। ये जो मेन्यू कार्ड है ये आपका प्राइस बुक की तरह वर्क कर रहा है, करेक्ट। तो जिसको जो प्राइस बुक असाइन करोगे उसको उसी प्राइस में उस प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा, राइट। तो ये आप कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट आप मल्टीपल प्राइजेस में सेल कर सकते हो, और जिस यूजर के लिए आपको जो प्राइस देना है उसके लिए वो प्राइस बुक आप लेके जाओ, राइट। अगर मेरे पास कोई कस्टमर है, जैसे आपको पता है फ्लिपकार्ट में या अमेजोन से आप अगर कोई प्रोडक्ट बाय करो, अब आप किस टाइप के कस्टमर हो, आप गोल्ड कस्टमर हो, उसके सिल्वर कस्टमर हो, है तो आप कस्टमर ही,
राइट, लेकिन उसमें कैटेगरीज है, उसमें टाइप्स दिया हुआ है उन्होंने। तो ये मेरे ऊपर है एज अ सेल्स यूजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये मेरे ऊपर है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट कितने प्राइसिंग में उसको सेल करना है। तो मेरे पास है एक राज, राइट, और सेम प्रोडक्ट मेरे पास इन दो मेन्यू इस प्राइस बुक में है। अब मुझे अगर उसको सस्ते में सेल करना है तो जिसमें कम प्राइस है मैं वो प्राइस बुक उसको असाइन करूंगा, अगर नहीं उसको ज्यादा इसमें देना है तो मैं उसको ये प्राइस बुक असाइन करूंगा, सिंपल। तो ऐसा ही होता है। तो डील में आपको क्या करना पड़ता है, जो डील होती है उस डील के साथ आपको बस ऐड करना पड़ता है प्राइस बुक, बस प्राइस बुक ऐड करो, और उस प्राइस बुक में उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होगी वही प्राइसिंग अब आपको इस डील के अंदर शो होने लगेगी, सिंपल है। तो बस ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना प्रोडक्ट में सेल करना चाहते हो, कितना प्राइस में आप उसको सेल करना चाहते हो। तो जैसे मैंने यहां पर प्रोडक्ट बनाया, रिलेटेड में अगर आप आओगे तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है प्राइस बुक्स। तो प्राइस बुक मतलब सेम आपके मेन्यू कार्ड्स, ये मल्टीपल हो सकते हैं। सो एड स्टैंडर्ड प्राइस, तो एक स्टैंडर्ड प्राइस बुक हमारे पास होता है हर प्रोडक्ट्स के लिए, एक स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि देखो एक तो एक स्टैंडर्ड प्राइस तो आपके पास होगी, जैसे आपका एक रेस्टोरेंट भी है, तो हर प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड प्राइस होती है। तो वो स्टैंडर्ड प्राइस आप इसमें ऐड कर सकते हो, और बाकी देन डिस्काउंटेड, देन ऑफर वाली प्राइसेस ऐसी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हर प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड प्राइस आप सेट करोगे एक स्टैंडर्ड प्राइस बुक के थ्रू। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? क्योंकि ये नेटवर्क थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कि इतना क्यों टाइम लगा रहा है ये लोड यस होने सर, आ रही है। अरे सर। में? ओके, सो एड स्टैंडर्ड प्राइस। देखो, अब यहां पर बाय डिफॉल्ट जब भी आप क्या कर रहे हो, अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट, फिर आपका आ गया प्राइस बुक, और रिकॉर्ड किस ऑब्जेक्ट का क्रिएट हो रहा है, प्राइस बुक एंट्री, ठीक है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ आपका, जंक्शन ऑब्जेक्ट, दोनों का असाइनमेंट। सो यहां पर एक है प्रोडक्ट, ठीक है, एक आपके पास प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और एक प्राइस बुक, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइस बुक का पार्ट हो सकता है, यस और नो, और एक प्राइस बुक के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए कौन से टाइप की रिलेशनशिप बनी, मेनी टू मेनी। और अब इन दोनों का असाइनमेंट करना है हमें प्रॉपर, तो उसके लिए एक थर्ड ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट। जंक्शन ऑब्जेक्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और उसका प्राइसिंग सिलेक्ट करना है, और हो गया आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट, राइट। तो असाइनमेंट आप कर रहे हो अभी प्राइस का और उसके प्रोडक्ट का, राइट। अब देखो, तो आपको सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया लैपटॉप, प्राइस बुक आपने सिलेक्ट किया स्टैंडर्ड प्राइस, और उस स्टैंडर्ड प्राइस में आप क्या डेटा देना चाहते हो, आप इसमें डेटा देना चाहते हो जैसे कि 65,000, जो लैपटॉप है हम 65,000 में उसको सेल करना चाहते हैं, राइट। सो यूज द स्टैंडर्ड प्राइस, आप इसकी स्टैंडर्ड प्राइस यूज करना चाहते हो तो इसको ऐड कर लेना एंड सेव। तो ऐसे आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। अब आप चाहो तो और भी प्राइस बुक्स आप क्रिएट कर सकते हो, जितनी प्राइस बुक्स आपको चाहिए आप ये क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी हमने सिर्फ एक ही यहां पर प्रोडक्ट ऐड किया है, और एक ही प्राइस बुक में हम इसके डायरेक्टली स्टैंडर्ड प्राइस नहीं देते। आप चाहो तो उसके लिए दूसरी प्राइस बुक बना लो, तो उसके लिए आपके पास ऑब्जेक्ट है अगेन, सो प्राइस बुक, आप सर्च करो प्राइस बुक, ठीक है। तो यहां पर ये शायद ऑप्शन नहीं देगा हमें, ठीक है, प्राइस बुक्स, सो प्राइस बुक्स। अब यहां पर देखिए, सो हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्राइस तो थी ही, स्टैंडर्ड प्राइस बुक सभी प्रोडक्ट्स के लिए, देखो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस बुक। आप चाहो तो दूसरी भी प्राइस बुक यहां पर क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप नाम दोगे जैसे कि दिवाली ऑफर, सो दिवाली ऑफर, और इसमें कितने प्रोडक्ट्स आपको फिर ऑफर में सेल करने वो सभी प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो एक्टिव करेंगे इसको, सेव, ठीक है। अब दूसरी प्राइस बुक आपने बना लिया, अब आप क्या कर सकते हो इसके साथ, आप क्या करोगे, इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। सो रिलेटेड में जाओगे, अगेन प्राइस बुक एंट्री, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ये, तो दोनों में आपको मिलेगा। सो ऐड प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आपने बनाया लैपटॉप वो उसको ऐड कर दो, राइट। सो लैपटॉप ऐड किया, नेक्स्ट। अब आपको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट आपको कितनी प्राइस में सेल करना है, देखो लिस्ट प्राइस इतना था, आप इसको अगेन कम प्राइस में भी सेल कर सकते हो। सो मैं यहां पर इसको सेल कर रहा हूं 55,000 में, राइट। सो दिवाली ऑफर में मैं उसको 55,000 में सेल कर रहा हूं। तो ऐसा है। सो डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स के लिए आप उसके डिफरेंट प्राइजेस को ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, आपके प्राइस बुक के थ्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोडक्ट्स आपको क्रिएट करने होते हैं, प्राइस बुक आपको क्रिएट करनी होती है, और यहां पर आप जितने प्रोडक्ट्स चाहो देन उन प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो, राइट।
तो देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स इस प्राइस बुक में ऐड किए गए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स। इस प्राइस बुक में लैपटॉप की प्राइस क्या अभी 65,000, राइट, स्टैंडर्ड प्राइस बुक के अंदर। और जो दूसरा आपने प्रोडक्ट बनाया, दूसरा जो आपने प्राइस बुक बनाया दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर में जितने प्रोडक्ट्स आपको अभी ऑफर में सेल करना है उसको आप ऐड करो, और यहां पर इसकी प्राइस क्या है 55,000। सेम प्रोडक्ट लेकिन मल्टीपल प्राइजेस में आप सेल कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब जो डील हमारे पास हो रही है, अब उसको आप सेलेक्ट करो कौन सा प्रोडक्ट यूज करने वाले थे आप। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा प्रोडक्ट, और इसी के लिए देखो जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं होता, उस प्रोडक्ट के लिए प्राइस बुक आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने गलत प्राइस बुक उसको दे दिया तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग वहां पर डिफरेंट आ गई। तो जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए जाते हो सबसे पहले वो आपसे बोलता है प्राइस बुक, कि कौन सी प्राइस बुक आपको रखना है, राइट। तो पहले हमें प्राइस बुक सिलेक्ट करना पड़ता है, मेन्यू कार्ड आपको देना पड़ता है कि कौन सा आप प्राइस उसके लिए देना चाहते हो, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि हम सभी को सेम ऑफर नहीं दे सकते। अब आप खुद जाओ, आप जब अगर किसी शॉप में बार बार अगर आप शॉपिंग करते हो जो आपकी पहचान में है, वो जितना डिस्काउंट आपको देने वाला है वो सभी को उतना डिस्काउंट नहीं देता, राइट। तो ये दिक्कत है। वैसे ही यहां पर भी पॉसिबल है, जो आपका रेगुलर कस्टमर है, जिन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपसे बाय किया है, और जितना आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो उसके लिए आप ये प्राइसिंग का ऑफर वाला प्राइसिंग आप उसके लिए दे सकते हो। सो सेव, अब उसमें प्रोडक्ट ऐड करो, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है इस प्राइस बुक में, तो ऐड करो एंड देन बस। अब कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो सभी डेटा भी आप दे सकते हो। सो नेक्स्ट, अब सेल प्राइसिंग सेम है, और कितनी क्वांटिटी चाहिए उसको, सो 2 क्वांटिटी चाहिए थी एंड देन सेव। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया। अब आप इसमें ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या ऐड किया हमने, लैपटॉप, कितनी क्वांटिटी है 2 क्वांटिटी, प्राइसिंग क्या है 55,000। अब आप देखो जैसे ही मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड किया, यहां पे कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई। अमाउंट 1,10,000, यहां पर मुझे डेटा शो रहा है अमाउंट, क्योंकि कैसे अमाउंट कैलकुलेट हुआ, प्राइस इनटू आपकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो यहां पर अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ कि इस डील से कितना अमाउंट आने वाला है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है, ये सब डेटा यहां पर आ गया। स्टेज अभी कौन सा है हमारा, हमारा स्टेज है अभी ये प्रोस्पेक्टिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम, अब देखो आप किसी शॉप में है, अब आप देखो आप खुद अभी आप सोचो कि आप एक शॉप ओनर हो, ठीक है, एक आप ओनर हो, उस हिसाब से आपको सोचना है। तो जब कोई कस्टमर आपके सामने आता है, तो वो कस्टमर जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है और वो इंटरेस्ट जैसे दिखा रहा है, वो प्रोडक्ट देख रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे उनको प्रोडक्ट बताओगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगी, ये तो डील आ रही है आपके पास, लेकिन आप में वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, जितने ज्यादा वो प्रोडक्ट्स देख रहा है, हाई अमाउंट वाले प्रोडक्ट्स वो देख रहा है, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी कि नहीं ये मेरे से प्रोडक्ट बाय करेगा, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे स्टेजेस के ऊपर इंक्रीज होती जाएगी, राइट, ऐसे इंक्रीज होती जा रही है। तो देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, अभी 50% प्रोबेबिलिटी है, जितना टाइम वो आपके पास स्पेंड करा है। सबसे लास्ट है, देन आप क्या करोगे, उसको प्राइस बताओगे, उस आपने उसको फाइनल प्राइस दिया, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि आपसे सेम प्राइस में प्रोडक्ट लेना है या वो निगोशिएट करेगा। सो लास्ट ऑप्शन होता है निगोशिएशन का। अब निगोशिएशन के बाद क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट बाय होगा, मतलब सेल करोगे आप, या तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है जो भी कस्टमर है कि जो प्राइसिंग आप उनको ऑफर कर रहे हो या जितने प्राइसिंग में वो आपसे डिस्काउंट चाहता है, आप उसको अलाउ करते हो या नहीं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप होती है हमारी निगोशिएशन। सो यहां पर देखो अगेन क्या क्या चेंज हो रहा है, अगेन प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। अब लास्ट में, अब अगर आप सपोज करो एज अ बिजनेस ओनर, आपने जो प्राइसिंग उनको बोला, कस्टमर ने उसके लिए और डिस्काउंट की डिमांड किया, अब आपको पता है ना कि आप अपना प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहे हो, आपके पास एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, अगर उस स्टैंडर्ड प्राइसिंग से भी कम अगर कोई बोल रहा है तो आप तो सेल नहीं करोगे, और वो रेडी नहीं है उसके ऊपर वो प्राइस देने के लिए, तो आप क्या करोगे, ठीक है भैया आप बाय मत करो, तो सीधा क्या करोगे, क्लोज्ड लॉस्ट। तो आपने ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया, क्योंकि आप दे नहीं सकते उस प्राइस में उसको, और वो बाय नहीं कर सकता, वो क्या कहेगा, ठीक है मैं भी बाय नहीं कर रहा हूं, तो आप सिंपल क्या करोगे यहां से, क्लोज्ड लॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी हमारी लॉस्ट हो चुकी है, इतनी मेहनत लॉस्ट हो चुकी है। लेकिन ये जरूरी है हर बिजनेस के अंदर, राइट, क्योंकि ये सभी प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्ट सेल हो या ना हो। अब आप मुझे बताओ,
एक बार आपने इस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट किया, क्या होगा? अब आप गए, आपके पास कोई आया है, आप एक शॉप ओनर हो अभी, आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसको आपने प्रोडक्ट दिखाया, आपने प्राइसिंग बताया, उसने उसके लिए निगोशिएट किया, और आप उसके लिए रेडी नहीं हो प्रोडक्ट देने के लिए क्योंकि उसकी प्राइसिंग ज्यादा है, जितना वो डिस्काउंट कर रहा है उतना ना नहीं है। क्या करोगे अब आप? वो कहेगा ठीक है, मैं इतनी प्राइसिंग में नहीं ले सकता हूं। क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बिजनेस माइंड नहीं है फिर आपका। सोचो ना क्या होता है, आप जाते हो ना शॉपिंग करने के लिए, कहीं पर जाते हो, शॉप में, मॉल में, ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई एंटरटेन कर रहा है, ऐसी जगह पर नहीं जहां पर बस सामान रखा हुआ है, आप खुद से ले रहे हो। जहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वहां पर क्रोमा में गए, क्रोमा से आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेस किया, तो वो आपके साथ रहता है, वो आपको सभी प्रोडक्ट की डिटेल देगा, निगोशिएट करेगा, रिव्यू होगा, सब कुछ। तो क्या करेगा वो? अगर आप उस प्रोडक्ट में उतना प्राइसिंग नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगा? हर एक बिजनेस ओनर क्या कहता है, वो नई दूसरा अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट ढूंढता है, सजेस्ट करेगा। दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा आपको। वो बोलेगा कि इस प्राइस में हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट देखो। तो वो क्या करता है, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ट्राई करता है। इसीलिए एक अकाउंट के लिए हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है, राइट? वन अकाउंट मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो वो दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है सेम अकाउंट के लिए, राइट? इसीलिए यहां पर आपके पास क्या है, एक अकाउंट एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट होती है एक सेल्स प्रोसेस के अंदर। सो जब आप यहां पर क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट ले लिया है तो आप उसको करोगे क्लोज्ड वॉन, एंड यस, अभी आपने अपॉर्चुनिटी को वॉन कर लिया है। तो इस तरीके से ये सभी सेल्स प्रोसेस वर्क करता है। सेल्स में काफी सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस किया है क्लास के अंदर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक सेल्स प्रोसेस है इसी से हमें फॉलो करना है प्रॉपर। इसमें और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, इंटरनली जो यूज हो रहे हैं, या बिजनेस के रिक्वायरमेंट से हमें भी क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर उनको कैसा ऑटोमेशन चाहिए, किस तरीके से उनका बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए, वैसे ही हम यहां पर सभी ऐड करते हैं, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट है वो सभी हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, और आपको भी इसे प्रॉपरली ऐड करना होगा। तो अभी देखो, इसमें काफी सारा काम हमारा ऐसा हुआ जो हमने मैन्युअली किया, ये और नो, काफी सारा काम हमने मैन्युअली किया। क्या क्या यस। हमने मैन्युअली किया? हमने जो असाइनमेंट करना था वो मैन्युअली किया, राइट? अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेशन करेंगे। ये जो फील्ड वगैरह मुझे अपडेट करनी थी वो ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे। जितनी आपको एक्टिविटी उनको असाइन करना था वो हम ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे, ताकि बिजनेस प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेट हो। कोई भी मैन्युअल वर्क यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है, सब कुछ ऑटोमेट होना चाहिए। तो जैसे लीड आ रही है, ऑटोमेटिकली लीड असाइन हो रही है, उसको ऑटो रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन हुआ, सेल्स एग्जीक्यूटिव को रिमाइंडर चला गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव को टास्क असाइन हो गई प्रॉपरली, और वो अब उसका काम है कि वो अपना काम स्टार्ट करेगा। ऐसे प्रोसेस वर्क होता है, ठीक है। तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है जो हमने आज डिस्कस किया है। एंड कल हम दिन स्टार्ट करेंगे यहां पे ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है। सो हम सेल्सफोर्स के अंदर अभी कल स्टार्ट करेंगे गाइज ऑटोमेशन टूल्स। सो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है? सो सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, सो सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, देन डेटा मॉडलिंग। और आप देखो कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है अभी तक। सो डेटा मॉडलिंग, यूआई कस्टमाइजेशन, ठीक है, सो यूआई कस्टमाइजेशन, एंड देन अभी हमने डिस्कस किया है सेल्स क्लाउड, ठीक है, सेल्स क्लाउड, ठीक है। इतना आपके पास अभी है। अब इसके बाद अब आपको इंप्लीमेंट करना होता है देन कि ऑटोमेशन टूल्स। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे, सो ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है, हम कल स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन टूल्स। सो इतना पार्ट अब आपको इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर, ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करें गाइज, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करें, ठीक है। सो कल मिलते हैं, और कल हम ऑटोमेशन टूल्स को स्टार्ट करेंगे। सो टाइम पर ज्वाइन करना, पहला सेशन है ऑटोमेशन टूल्स का, तो मिस मत होना, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए इसमें से, ठीक है। सर ये जो रिसेंट के लेक्चर्स हैं ये आप प्लीज अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैं शेयर करता हूं आपको, ठीक है। सर नोट्स का पीडीएफ शेयर कीजिए ना। कल किया है ना मैंने ग्रुप पे, पर इस पे आपके नहीं। ग्रुप पे नहीं किया गया? नहीं, सर। ठीक है, मैं करता हूँ।
ठीक है गाइस, तो इंप्लीमेंट करिए इतना और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन 8:30 को। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।